अमेरिकी हवाई एजेंसी नासा ने एक एस्टेरॉयड, एक छोटा शहाबिया जो जमीन की तरह ही सूरज के इर्द गिर्द एक मदार में ऑर्बिट कर रहा है, उस शहाबिये की मिट्टी और रॉक्स का एक नमूना, एक सैंपल हासिल कर लिया है। और आज की इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि नासा ने इस एस्टेरॉयड का सैंपल नमूना किस तरह से हासिल किया है। नासा का वो स्पेसक्राफ्ट, वो हवाई जहाज जिसकी मदद से इस एस्टेरॉयड का, इस शहाबिये का नमूना हासिल किया गया है, उसका नाम ओसाइरस रेक्स है। ये नाम इस स्पेसक्राफ्ट के ऊपर लगे जो 5 इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सब 5 इंस्ट्रूमेंट्स के नामों को मिलाकर ये नाम ओसाइरस रेक्स रखा गया है। इस ओसाइरस रेक्स स्पेसक्राफ्ट को 8 सितंबर 2016 को नासा के एटलस वी रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। जमीन के ऑर्बिट में पहुंचकर इसने अपने सोलर पैनल्स को फैला लिया और जमीन के साथ अपना कनेक्शन बहाल करने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट जो है वो एक एस्टेरॉयड बेनो की तरफ क्रूज करना शुरू कर दिया, जमीन से दूर जाना शुरू कर दिया। लेकिन ये सिर्फ अपने थ्रस्टर्स की मदद से इस एस्टेरॉयड तक पहुंचने के काबिल नहीं था, इसलिए इसने तकरीबन 1 साल पर मुहित चक्कर के जरिए से जमीन के पास दोबारा 2018 में एक फ्लाई बाय किया, जमीन की ग्रेविटी से एनर्जी हासिल करने के लिए और अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए। इस फ्लाई बाय में ये अपनी लॉन्च से तकरीबन 1 साल बाद 22 सितंबर 2017 के दिन जमीन के पास से गुजरा, जमीन के बिल्कुल करीब से गुजरा। और इस तरह ये अपनी स्पीड बढ़ाने के बाद मजीद 1 साल से कुछ ज्यादा वक्त तक सफर करने के बाद 3 दिसंबर 2018 को इस एस्टेरॉयड बेनो का जो सूरज के गिर्द ऑर्बिट था, उस ऑर्बिट तक पहुंच गया। और नासा ने 3 दिसंबर 2018 के दिन ये अनाउंस किया कि ये स्पेसक्राफ्ट ओसाइरस रेक्स जो है वो एस्टेरॉयड बेनो के ऑर्बिट में पहुंच चुका है और अपनी स्पीड भी एस्टेरॉयड के साथ मैच कर ली है। इस तरह ये स्पेसक्राफ्ट अपनी लॉन्च के बाद से तकरीबन 2-2.25 सालों के बाद जो है वो इस एस्टेरॉयड के करीब पहुंच गया और बिल्कुल स्लो स्पीड से उस एस्टेरॉयड के ऑर्बिट में इंटर हो गया। ये एस्टेरॉयड बेनो जो है वो सिर्फ 500 मीटर चौड़ा है, यानी तकरीबन आधे किलोमीटर चौड़ाई का एक छोटा सा शहाबिया है, रॉक्स का टुकड़ा है जो सूरज के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है। इस स्पेसक्राफ्ट के इस ऑर्बिट बेनो के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद इस ओसाइरस रेक्स स्पेसक्राफ्ट ने ये रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि ये सबसे छोटे सियारचे या सबसे छोटे शहाबिये के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहा है। इतनी कम ग्रेविटी के बावजूद इस छोटे से शहाबिये के गिर्द ये ओसाइरस रेक्स जो स्पेसक्राफ्ट है उसने ऑर्बिट करना शुरू कर दिया। और इसके बाद एक और रिकॉर्ड इसने कायम किया कि छोटे से छोटा जो ऑर्बिट था, करीब 3 गुजरना, जिसमें ये स्पेसक्राफ्ट जो है वो एस्टेरॉयड बेनो से सिर्फ 3.5 किलोमीटर ऊंचा था। इस इंतहाई कम हाइट से किसी भी बॉडी के अबाउट ऑर्बिट करना जो है ये भी एक रिकॉर्ड है। इस तरह मजीद 2 सालों तक 2018 से 2020 तक ये स्पेसक्राफ्ट ओसाइरस रेक्स जो है वो इस एस्टेरॉयड बेनो के इर्द गिर्द ऑर्बिट करता रहा और इसकी मैपिंग करता रहा, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से इसको स्टडी करता रहा और इस एस्टेरॉयड के ऊपर टच डाउन करने के लिए या सैंपल लेने के लिए मौजूद जगह ढूंढता रहा। 20 अक्टूबर 2020 के दिन इस ओसाइरस रेक्स स्पेसक्राफ्ट ने इस एस्टेरॉयड बेनो की सरफेस को टच किया और वहां से सैंपल कलेक्ट किया। ये सैंपल कलेक्ट करने का अमल जो है वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स था, लेकिन खुशकिस्मती से ये कामयाब रहा। इस सैंपल को कलेक्ट करने के लिए स्पेसक्राफ्ट के ऊपर एक रोबोटिक आर्म मौजूद है जिसको टैग सैम का नाम दिया गया है। इस रोबोटिक आर्म के बिल्कुल सामने कलेक्टिंग हेड मौजूद है जिसने एक्चुअली सैंपल कलेक्ट करना है। इस कलेक्टिंग हेड के अंदर टोटल 4 प्योर हाइड्रोजन से बनी हुई छोटी छोटी ट्यूब्स मौजूद थी। इन ट्यूब्स का काम यह था कि जब कलेक्टिंग हेड जो है वो एस्टेरॉयड की सरफेस को टच करेगा तो सरफेस को टच करने के बाद इनमें से एक ट्यूब जो है उसने एक सडन एक्सप्लोजन, छोटा सा धमाका करना था, छोटा सा बर्स्ट प्रोड्यूस करना था, जिस बर्स्ट के नतीजे में, छोटे से धमाके के नतीजे में, तो उस एस्टेरॉयड की रॉक्स और मिट्टी ने ऑटोमेटिकली उस कलेक्टिंग हेड की साइडों पे बनी जो जगह थी उसके अंदर कलेक्ट हो जाना था। तो 20 अक्टूबर 2020 के दिन इस ओसाइरस रेक्स स्पेसक्राफ्ट के एस्टेरॉयड बेनो की सरफेस के ऊपर टच डाउन करके सैंपल कलेक्ट करने की तैयारी की गई। इस तैयारी में स्पेसक्राफ्ट के जो सोलर पैनल्स थे उन्होंने वाई शेप लेकर थोड़ा सा ऊपर हट गए ताकि एस्टेरॉयड की सतह से उड़ने वाली मिट्टी जो है वो इन सोलर पैनल्स के ऊपर न जम जाए। और इस तरह इंतहाई कम स्पीड से आहिस्ता से इस स्पेसक्राफ्ट ने अपने रोबोटिक आर्म टैग सैम की मदद से एस्टेरॉयड को टच किया, एस्टेरॉयड बेनो की सतह पर उतरा। स्पेसक्राफ्ट के बेनो की सरफेस के साथ टकराने का जो धचका था, जो धक्का था, जो झटका लगना था स्पेसक्राफ्ट को, उसको बर्दाश्त करने के लिए इस रोबोटिक आर्म टैग सैम के अंदर एक स्प्रिंग मौजूद था जिसने इस शॉक को ऑब्जॉर्व करना था।
और टैक्सैम के कलेक्टिंग हेड के सरफेस के साथ टकराने के साथ ही फौरन वो हाइड्रोजन की जो 4 ट्यूब्स थी उनमें से एक ट्यूब जो है वो फटी। उस ट्यूब के फटने से उस कलेक्टिंग हेड के नीचे आने वाली जो छोटी छोटी रॉक्स थी, सतह की जो धूल और छोटी छोटी चट्टानें थी, वो धमाके की तरह फैलना शुरू हुई और ऑटोमेटिकली उस कलेक्टिंग हेड की साइडों पे बनी जगह के अंदर इकट्ठी हो गई। और कलेक्टिंग हेड के बेनू की सरफेस के साथ टकराने के सिर्फ 6 सेकंड्स बाद जो स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स थे उन्होंने थ्रस्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट जो है बेनू की सतह से ऊपर उठना शुरू कर दिया। और सिर्फ 9 सेकंड्स के बाद स्पेसक्राफ्ट की जो रोबोटिक आर्म थी उसने एस्टेरॉयड बेनू की सरफेस को छोड़ दिया, वहां से अलहदा हो गया। और स्पेसक्राफ्ट के ऊपर लगे कैमरों की मदद से चेक किया गया कि क्या वाकई उस कलेक्टिंग हेड के अंदर सैंपल मौजूद है कि नहीं। तो तस्वीरों से नासा को पता चला कि कलेक्टिंग हेड के अंदर सैंपल, इस एस्टेरॉयड की मिट्टी का सैंपल जो है वो कामयाबी से हासिल कर लिया गया है। और वो सैंपल जो है वो थोड़ा थोड़ा लीक कर रहा है। इसकी वजह यह थी कि उस कलेक्टिंग हेड का सामने वाला जो ढक्कन था उसके अंदर धूल फंसने की वजह से वो सही तरह से बंद नहीं हो सका था, जिसकी वजह से वो सैंपल जो है वो हवा में थोड़ा थोड़ा लीक कर रहा था। इस वजह से स्पेसक्राफ्ट को फौरन कमांड भेजी गई कि ये सैंपल जो बेनू की सरफेस से कलेक्ट किया गया है इसको जल्द से जल्द जो सैंपल रिस्टोरिंग कैप्सूल है उसके अंदर महफूज कर लिया जाए। और कैमरास की मदद से नासा को पता चला कि वो जो सैंपल कलेक्टिंग हेड था वो कामयाबी से सैंपल रिस्टोरिंग कैप्सूल के अंदर महफूज तरीके से रख लिया गया है और उस कैप्सूल का जो ढक्कन है उसको भी अच्छी तरह से बंद कर लिया गया है। ये सारा काम इस ओसाइरस स्पेसक्राफ्ट ने ऑटोमेटिक तरीके से ऑन बोर्ड सिस्टम्स की मदद से खुद ही किया। नासा के अकॉर्डिंग इस स्पेसक्राफ्ट का जो टारगेट था कि इसने बेनू की सरफेस से जो सैंपल कनेक्ट करना था वो कम से कम 60 ग्राम का जरूर होना चाहिए, लेकिन स्पेसक्राफ्ट ने कामयाबी से तकरीबन 400 ग्राम के लगभग इस एस्टेरॉयड बेनू का सैंपल कलेक्ट कर लिया था, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट की जो रोबोटिक आर्म है वो सिमट कर वापस जो है वो स्पेसक्राफ्ट के साथ लग गई और ये स्पेसक्राफ्ट ओसाइरस रेक्स जो है वो बिल्कुल उसी तरह से एस्टेरॉयड बेनू के अबाउट इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट करने लगा। ये एस्टेरॉयड बेनू जो है वो इतना अहम क्यों है, इसका ही सैंपल क्यों कलेक्ट किया गया है? इसकी एक वजह तो यह है कि ये एस्टेरॉयड बेनू जो है वो ऐसे एस्टेरॉयड्स की लिस्ट में मौजूद है जो जमीन के इंतहाई करीब तरीन है। इनका सूरज के गिर्द ऑर्बिट ऐसा है कि ये कभी ना कभी जमीन के इंतहाई करीब से गुजरते हैं। इस एस्टेरॉयड बेनू का सूरज के गिर्द ऑर्बिट जो है वो भी जमीन से मिलता जुलता है और ये सूरज के गिर्द 346 दिनों में मुकम्मल चक्कर लगाता है और हर 6 साल के बाद ये जमीन के इंतहाई करीब से गुजरता है। इसके अलावा ये एस्टेरॉयड जो है वो कंसीडरेबल साइज का था, यानी इसका जो 500 मीटर का आधे किलोमीटर का साइज है वो भी इंतहाई मुनासिब था। किसी भी एस्टेरॉयड से सैंपल कलेक्ट करने के मिशन के हिसाब से ये साइज इंतहाई मुनासिब था। इसके अलावा ये एस्टेरॉयड बेनू जो है वो कार्बन से बना है, कार्बनेशियस एस्टेरॉयड है। ये कार्बनेशियस एस्टेरॉयड्स ऐसे एस्टेरॉयड्स हैं जिनको समझा जाता है, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये छोटे छोटे टाइम कैप्सूल हैं कि सोलर सिस्टम के बनने के बाद जब ये एस्टेरॉयड्स वजूद में आए थे उसके बाद से इन एस्टेरॉयड्स के अंदर इंतहाई कम जियोलॉजिकल चेंजेस आई हैं और इन एस्टेरॉयड्स का सैंपल कलेक्ट करने से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इंतहाई अहम होगी। इन एस्टेरॉयड्स का सैंपल जो है वो इस सोलर सिस्टम के बनने के बारे में इंतहाई अहम मालूमात हमें दे सकता है। इसके अलावा इन सैंपल्स के ऊपर मौजूद जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, जमीन पर जिंदगी के आगाज के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज में से एक थ्योरी ये भी है कि जमीन पर नामियाती मादा, नामियाती मटेरियल जो है, जो कार्बन से बना मटेरियल था, वो इसी तरह का कोई एस्टेरॉयड जो है वो जमीन से बाहर से लेके इस जमीन के ऊपर आया था और उस एस्टेरॉयड के जमीन के साथ टकराने के बाद, जमीन के ऊपर बिखर जाने के बाद वो नामियाती मादा जो है उसने मुख्तलिफ चेंजेस लेके उसने फिर जमीन पर जिंदगी को जन्म दिया। इन वजूहात की बिना पर ये एस्टेरॉयड बेनू का जो सैंपल है, इसकी रॉक्स और मिट्टी का जो सैंपल है वो इंतहाई अहम है और ये नासा का या अमेरिका का बल्कि दुनिया पर मौजूद किसी भी कौम का, पूरी बनी नौ इंसानियत का पहला ऐसा मिशन है, पहला ऐसा सैंपल है जिसमें इसने जमीन से बाहर किसी छोटे शाबी किसी ऐसी बॉडी का जो जमीन के सिस्टम का हिस्सा नहीं, पहली दफा इस तरह की किसी बॉडी का सैंपल, उसकी मिट्टी और रॉक्स का सैंपल जो है वो कलेक्ट करके जमीन पर लाया गया है। इस एस्टेरॉयड बेनू का सैंपल हासिल करने के बाद जो ओसाइरस रेक्स स्पेसक्राफ्ट है वो तकरीबन 1 साल तक इस एस्टेरॉयड बेनू के इर्द गिर्द ऑर्बिट करता रहा और उसके बाद इसने 2021 में इस एस्टेरॉयड बेनू के ऑर्बिट को छोड़ दिया और तकरीबन 2 साल तक हवा में सफर करने के बाद
ये 24 सितंबर 2023 के दिन जमीन पर पहुंच रहा है। जब ये ओसाइरस रेक्स स्पेसक्राफ्ट जमीन के करीब पहुंचेगा तो ये खुद जमीन पर नहीं उतरेगा, बल्कि इसका ये जो कैप्सूल है, सैंपल रिस्टोरिंग कैप्सूल है, जिसके अंदर वो सैंपल एस्ट्रोइड बेनू का सैंपल और सैंपल हेड महफूज है, वो कैप्सूल जो है वो स्पेसक्राफ्ट से अलहदा होकर जमीन की तरफ गिरेगा। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह चांद पर जाने वाले अपोलो मिशन का जो एक क्रू मॉड्यूल था, उसका कैप्सूल था जिसमें इंसान थे, वो जमीन की तरफ गिरा था। ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता कैप्सूल है, जिसकी अगली साइड पर जो है वो एक हीट शील्ड मौजूद है और ये इंतहाई तेज रफ्तारी से जमीन के एटमॉस्फेयर में इंटर होगा और एटमॉस्फेयर के साथ फ्रिक्शन की वजह से इसको इंतहाई ज्यादा हीट का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए इस कैप्सूल के सामने वाली साइड पर जो है वो हीट शील्ड मौजूद है, जो इसके अंदर मौजूद सिस्टम को उस हीट से बचा के रखेगी। और ये कैप्सूल अमेरिका के सहरा यूटा में मौजूद जो एयरफोर्स का टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है उसके अंदर लैंड करेगा, उसके अंदर उतरेगा एक पैराशूट की मदद से। जब ये जमीन के इंतहाई करीब पहुंच जाएगा और फिजा से इसके रगड़ की वजह से इसकी स्पीड ऑलरेडी जो है वो कम हो चुकी होगी, मजीद स्पीड को कम करने के लिए इसके अंदर से एक गोल शक्ल का पैराशूट खुलेगा और वो पैराशूट इसको आहिस्ता से जमीन के ऊपर गिरा देगा और वहां पर टीम्स मौजूद होंगी जो इस कैप्सूल को हासिल करके अपने रिसर्च स्टेशन तक ले जाएंगी, जहां पर इन सैंपल्स को स्टडी किया जाएगा, तफसीलन इनका तजिया किया जाएगा, इनको स्टडी किया जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में इस वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और याद से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।